सुनो ये वीडियो को एंड तक देखना। आप सीयूईटी इंग्लिश के माहिर बन के निकलोगे गाइस। पीवाईक्यू या पीवाईक्यू लेवल क्वेश्चंस ही हैं इस लेक्चर में, तो मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेजॉरिटी ऑफ द सीयूईटी इंग्लिश सिलेबस आप बस कुछ ही मिनटों में मास्टर कर सकते हो अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी कभी इस वीडियो को हाइप कर दो, हाइप बटन दबा दो और ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेस्ट सीयूईटी इंग्लिश कंटेंट, बेस्ट एकेडमिक कंटेंट इधर आता रहता है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अभी के अभी लेक्चर को शुरू कर देते हैं विद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स इन सीयूईटी इंग्लिश, व्हिच इज गोइंग टू बी स्पीच कन्वर्जन। स्पीच क्या होती है सर? आपका मतलब है जो हम स्पीच देते हैं या फिर जो हमारी बोली होती है? नो माय डियर चैंपियंस, यहां पे स्पीच होती है इंग्लिश लैंग्वेज में दो किस्म की। एक होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस, 95% ज्यादा क्वेश्चंस मैं कहूंगा इस टॉपिक में होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको हारे नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वही बताने में आपको वाला हूं। इधर सबसे पहली चीज होती है जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है माय डियर चैंपियंस, वो उसका जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। सो द टेंस गोज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो सेड टू बन जाएगा टोल्ड, एडवाइस हो जाएगा एडवाइज्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारा पहला रूल होता है। इसे हम टेंस बैक शिफ्टिंग भी कहते हैं, जो पूरे सेंटेंस की हो जाती है, लेकिन मोर सो ये रिपोर्टिंग वर्ब की होती है, नॉर्मल वर्ब की होती है। प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस हम ले लें, टेलर सेड टू सबरीना आई विल हेल्प यू, तो ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि स्पीच में अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो ये जो हम कोट कर रहे होते हैं किसी को डायलॉग बॉक्सेस में या कोटेशन मार्क्स में, वो भी हट जाता है। टेलर सेड टू सबरीना, कोट्स ओपन, आई विल हेल्प यू, कोट्स क्लोज। ये बन जाएगा टेलर टोल्ड सबरीना दैट शी वुड हेल्प हर। तो यहां पे प्रोनाउंस आ जाएंगे और ऑब्वियसली जो डायलॉग बॉक्सेस हैं या फिर आपके कोटेशन मार्क्स हैं, कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? ये होते हैं जहां पे हम एक सेंटेंस डाल देते हैं, ये हट जाएंगे। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, टेंसेस की पूरी बैक शिफ्टिंग हो जाती है। तो प्रेजेंट टेंस क्या बन जाएगा? पास्ट टेंस बन जाएगा। फ्यूचर टेंस क्या बन जाएगा? प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या समझना है? प्रेजेंट और पास्ट का ही समझना है, और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसको देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू टेलर, कोट, यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, कोट्स क्लोज। अब देखिए कैसे इन रूल्स को हमें दिमाग में रखना है और कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। लॉजिक से ही सीयूईटी इंग्लिश निकल जाता है यार, पता नहीं लोग क्यों कॉम्प्लिकेट कर देते हैं घंटों घंटों के लेक्चर्स में। ओके, ऑप्शन 1, द प्रिंसिपल टोल्ड शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। भाई टोल्ड हुम, किसको बोला? ये तो मेंशन ही नहीं है, ग्रामर ही गलत है, निकाल दीजिए 1 को। 2, द प्रिंसिपल इन्फॉर्म टेलर शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। द प्रिंसिपल इन्फॉर्म टेलर दैट शी शुड होना चाहिए, ग्रामर ही गलत है। सबसे पहले आपको ग्रामर जो गलत है उनको निकाल देना चाहिए, ये भी गलत है। 3, द प्रिंसिपल टोल्ड टेलर दैट शी विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, ग्रामर तो ठीक लग रही है, चलो इसको रहने देते हैं अभी के लिए। 4, द प्रिंसिपल टोल्ड टेलर दैट शी शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ओरिजिनल में हम देख रहे हैं जो उनका डायलॉग था वो शुड यूज करता था। शुड की यूसेज होनी चाहिए, बिकॉज विल और शुड के मतलब अलग होते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इट फॉलोज एवरी टेंस बैक शिफ्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब रूल एंड इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो स्पीच कन्वर्जन देखिए कितनी ज्यादा आसान है और कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक चीज आपको याद रखनी है कि वर्ड्स कैसे चेंज हो जाते हैं और वर्ब्स कैसे चेंज हो जाते हैं और टेंसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, और कुछ याद मत करो, आई एम श्योर आपको अभी समझ में आ गया है स्पीच कन्वर्जन क्या होती है। लेकिन एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है वॉइस कन्वर्जन। वॉइस क्या, जो आप मेरी अभी इस रोड पॉड माइक से सुन रहे हो। रोड पॉड माइक इज अ ब्रिलियंट माइक थ्रू विच यू आर हियरिंग माय वॉइस, नो लिसनिंग टू माय वॉइस। यहां पे वॉइस होती है दो तरीकों की, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। अगेन दिस इज नॉट अ वॉइस दैट यू आर लिसनिंग टू, इट्स हाउ थिंग्स आर स्पोकन एंड रिटन ग्रामेटिकली। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब जो इंसान या एक पर्टिकुलर चीज एक एक्शन कर रही होती है, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन डांसिंग, सो माइकल जैक्सन इज डांसिंग। देन आता है आपका एक्शन स्लैश वर्ब, मतलब कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। एंड देन आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके ऊपर एक एक्शन जो सेंटेंस में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके ऊपर वो परफॉर्म हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल राजा रोट अ लेटर, सो राजा इज द सब्जेक्ट,
he is performing an action. What is the action? Writing. And what is receiving that action? किसके ऊपर वो action हो रहा है? Who is bearing the brunt of that action? In this case it's nothing really, but it's a letter. So that is subject, verb, object, and that is how an active voice sentence is written. Passive voice इसका उल्टा हो जाता है. Passive voice हो जाता है object, then verb, then subject. अब सबसे ज्यादा आपको सीयूईटी में अगेन एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन मिलने वाली है, तो उसे देख लेते हैं कैसे करते हैं ये. ओके, प्लीज सेंड द पार्सल टुडे. अब आप बोलोगे सर ये क्या सेंटेंस है, आपने जब हमें अभी एग्जांपल दिया था उसमें तो ऑब्वियस था क्या सब्जेक्ट है, क्या एक्शन है, क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है. प्लीज सेंड द पार्सल टुडे. आप किसी को बोल रहे हो ना कि वो क्या करे, पार्सल भेजे. और कब भेजे, टुडे भेजे. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन कर रहा है, विच इज द अदर पर्सन दैट यू आर स्पीकिंग टू, ऑब्वियसली जिससे आप वार्तालाप कर रहे हो. व्हाट इज द एक्शन, सेंडिंग. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट विच विल रिसीव द एक्शन, पार्सल. ओके, इसको फॉलो कर लेते हैं. ऑप्शंस देख लो. यू सेंड द पार्सल टुडे. वेल इट मेक्स नो सेंस बिकॉज ये सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है एंड इट नीड्स टू साउंड लाइक एन इंस्ट्रक्शन और एन ऑर्डर. फिर भी ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, गलत है. टुडे द पार्सल यू सेंड, ये तो योडा टाइप लैंग्वेज हो गई, ये भी नहीं हो सकता. 3, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द पार्सल टुडे. 4, द पार्सल मस्ट बी सेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेंड है तो यहाँ पे ग्रामर के रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. अगर हम देखें विदाउट इवन वेरीफाइंग ऑल द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द क्वेश्चन बिकॉज द answer is going to be 3. Follows whatever I have taught you and obviously it is grammatically correct. ये दो चीजें अगर आपने लर्न कर ली, वॉइस कन्वर्जन भी हो गई आपकी. अब पैराजंबल्स क्या होते हैं, वर्ड को ब्रेक करना आपको आना चाहिए. पैराजंबल्स, एक पैराग्राफ को जंबल कर देना. सीयूईटी में वैसे तो अगर आप टेक्निकली बोलो तो दो किस्म के पैराजंबल होते हैं. एक होती है पैराग्राफ जंबलिंग, जब मल्टीपल सेंटेंसेस को आपको एक कोहेसिव पैराग्राफ में लगाना होता है. लेकिन सेकंड वर्जन होता है सेंटेंस जंबलिंग, जो सबसे ज्यादा कॉमन है. 99% क्वेश्चन सीयूईटी में सेंटेंस को जंबल करके आपको मिल जाते हैं. तो आपको एक जंबल्ड सेंटेंस मिलेगा, आपको उसको सही ऑर्डर में लगाना है. अब भाई हमें क्या पता क्या सही है, हम तो अब बैठ के ग्रामर तो लर्न नहीं कर सकते. कोई नहीं, ये 3 चीजें समझ लो. फर्स्ट चीज है एक रूल जो होती है जनरल टू स्पेसिफिक. कोई भी पैराजंबल का जो क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिक एंड में होता है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो जनरल होता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती. ये एक रूल होता है. दूसरा है इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपको पता होने चाहिए और आपको कंक्लूडिंग सेंटेंसेस पता होने चाहिए. अगर एक बनाना के बारे में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल ऑब्वियसली हैव टू मेंशन द बनाना सो दैट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मेक्स सेंस. ऑब्वियसली तो हमें सब पता है. तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया जो मेन टॉपिक को, क्रक्स को इंट्रोड्यूस करता है. कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, जो पूरे के पूरे सेंटेंस को मीनिंग दे देता है. द बनाना वाज फ्रेश सो आई ऑर्डर्ड इट. मैंने ऑर्डर तभी किया ना क्योंकि मुझे वो फ्रेश दिखा, तभी ये सेंटेंस को कंक्लूड कर देता है. उसके बीच में जो तीसरी चीज आपको समझनी है वो होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स. सो वर्ड्स आप कुछ भी मान लो, कंजंक्शंस मान लो, प्रेपोजिशंस मान लो, मैं उसमें नहीं जाने वाला एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन. हो सकता है आप एक दिन पहले देख रहे हो, घंटों पहले देख रहे हो, यू आर ऑन द वे टू योर एग्जामिनेशन सेंटर, आप तभी देख रहे हो, या फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होकर देख रहे हो. बहुत बच्चे करते हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं. ठीक है, इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं. मेरे को बस आपको एक चीज समझानी है, वो है कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक थ्रू, बिकॉज, एंड. यूजुअली ये जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं बिकॉज दे लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर. ये अगर आपने समझ लिया तो आप पैराजंबल्स आराम से निकाल लोगे. लोगों को ये टफ लगता है, ये 3 चीजें समझ लो, ग्रैंड गार्ड का मेथड है, कभी भी आपको टफ नहीं लगेगा. तो आपको बेसिकली कैसे मिलेंगे, आपको एक सेंटेंस मिलेगा जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जंबल्ड है, और यूजुअली आपको PQRS ऐसे करके क्वेश्चन मिलने वाला है. सो P ऑब्स्ट्रक्शन विच, Q came across an, R slowed down the boat, S at times the tide. तो ये हमें सॉल्व करना है. जनरल टू स्पेसिफिक अगर हम देखें और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस अगर हम देखें तो या तो ये सेंटेंस बोट के बारे में हो सकता है या फिर ये सेंटेंस टाइड के बारे में हो सकता है. लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि टाइड बोट्स को अफेक्ट करती है. बोट्स की जो सीमलेसनेस होती है, बोट्स का जो फ्लो होता है वो खराब हो जाता है टाइड से. सो इट हैज टू बी अबाउट टाइड. देयरफॉर S needs to be the first part of the sentence. और देख लीजिए माय डियर चैंपियंस, इतने से ही ये सॉल्व हो जाता है. PYQ है ये. सिर्फ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि S is the first part of the sentence, ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच स्टार्ट्स विद S. खैर बाकी लॉजिक भी देख लेते हैं. यहां पे
देख लो, एट टाइम्स द टाइड तो हमने देख लिया, केम अक्रॉस एन, तो अगर जो टाइड है इट इज ऑब्वियसली रिलेटिंग टू द वाटर, दैट वाटर बॉडी कैन कम अक्रॉस समथिंग, ओके। सो यहां पे एन आ गया है, आर्टिकल की यूसेज हो रही है। अगर एन है तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए वो वॉवल होना चाहिए, तो ए ई आई ओ यू ही हो सकता है। यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है कि एस के बाद क्यू आ रहा है। इज एस अ वॉवल? इट इज नॉट। इज ओ अ वॉवल? यस इट इज। सो यहां पे आपका हो जाएगा एस क्यू पी आर। ग्रामर और लॉजिक और इन तीन रूलों से आपने पैराजंबल्स भी सॉल्व कर लिए। हाइप तो बनती है, सब्सक्राइब बटन तो बनता है, एक लाइक तो बनती है इस ट्रिक के लिए। अब वोकैबुलरी क्वेश्चंस, भाई सब डरते हैं, 2025 में भर भर के वोकैबुलरी क्वेश्चंस आ गए थे। देखिए मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि वोकैबुलरी क्वेश्चंस आपको 100% आने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपने रूट वर्ड्स मास्टर नहीं करे हो या फिर आपने कर लिए, आप रिविजन के लिए देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट आई एम जस्ट गोना गिव यू अ मेथड थ्रू विच यू कैन गेस vocabulary questions and that is word breaking। word breaking क्या होती है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इंस्टा मतलब इंस्टेंट, ग्राम ऑब्वियसली रिलेटेड टू मीडिया, रिलेटेड टू फोटोज, इंस्टेंटली अपलोडिंग मीडिया। अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूं जो है ग्रैंड अकैड, ग्रैंड अकैड इज ऑल्सो फ्यूजन ऑफ टू वर्ड्स। ग्रैंड का मतलब ग्रेट, लग्जूरियस एक्सपीरियंस, अकैड इज ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर academics because that is the vision behind Grand Acad। we want to make academics a great experience। ये आपको आना चाहिए। तो अगर हमें क्वेश्चन मिले जो है PYQ है, सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है, इसको तोड़ के देखिए इस वर्ड को। सुपरफ्लुअस, सुपर का मतलब सबको पता होगा, फ्लुअस का मतलब नहीं पता, कोई नहीं भाई, हमें कुछ नहीं लेना देना। सुपर से रिलेटेड वर्ड सोचो, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली सुपर वर्ड हमें पता है, बहुत बढ़िया चीज है, सबसे ऊपर वाली चीज है। एक हो गया हमारा सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। सुपर हीरो भी हमारा एक शब्द है जो हीरो का भी हीरो हो जाए। सुपर नेचुरल हो गया, सुपर्ब हो गया, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। एक जनरल सेंस आपने ले ली कि एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है। ये भी एक चीज़ याद रख लेना कि एक एडजेक्टिव सिर्फ एक एडजेक्टिव से रिप्लेस हो सकता है, एक नाउन सिर्फ एक नाउन से रिप्लेस हो सकता है। ओके, ऑप्शंस को देख लो। डायरेक्ट, क्या सुपर इज एनीथिंग रिलेटेड टू डायरेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट, अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं हो सकता। सुपर एक्सेसिव, सुपर का मतलब टेक्निकली यही होता है जो एक क्वालिटी को एक्सीड करे या उससे ग्रेटर हो सकता है। सुपर रूड नहीं, सुपर, सुपर्ब, सुपरमैन, यूजुअली ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्शंस होती हैं, नहीं हो सकता। कन्वीनियंस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एक्सेसिव इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है। लेकिन हाँ, वोकैबुलरी के लिए आपको रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रूट वर्ड है ल्यूमो, टू लाइट, एंड दैट इज वाई यू विल बी एबल टू गेस वर्ड्स लाइक ल्यूमिनोसिटी। ऐसे वर्ड्स आप आराम से गेस कर सकते हो अगर आपको रूट वर्ड्स पता है। मोस्टली आपको पता है इंग्लिश में जो हमें वर्ड्स हैं वो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ऐसी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं या उधर से डिराइव होते हैं। तो रूट वर्ड्स आपको, एक रूट वर्ड लर्न कर लोगे 500 शब्दों का। आई एम ऑब्वियसली एग्जैजरेटिंग, इट्स एन ओवर स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो पोएटिक डिवाइस। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत सारे वर्ड्स अनलॉक करके दे देगी। तो रूट वर्ड जरूर पढ़ना। ग्रैंड अकैड CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स में बहुत सारे आपको रूट वर्ड्स मिल जाएंगे, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। उसी के साथ साथ आपको प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस की भी नॉलेज होनी चाहिए वोकैबुलरी क्वेश्चंस के लिए। वोकैबुलरी क्वेश्चंस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में भी आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आएंगे और अलग से भी आएंगे। प्रीफिक्स क्या होती है? जो एक वर्ड के पहले आ जाता है, जो मतलब ही बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रीफिक्स है एंटाई, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। आपने बहुत बार एंटी देखा होगा। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, शब्द तो वायरस है लेकिन अगर मैंने उसके पहले मतलब प्रीफिक्स में एंटी लगा दिया तो वो बन जाएगा एंटी वायरस, जो वायरस के अगेंस्ट काम करे। एंटी फंगल, दैट आल्सो फंक्शंस ऑन द सेम प्रिंसिपल, राइट। सो प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो वर्ड से पहले लग के उसे काउंटर एक्ट कर देते हैं इन एंटी का केस, बट इट कैन ऑल्सो बी प्रो। सो वो प्रीफिक्स प्रो भी हो सकता है। ऑब्वियसली आपको प्रीफिक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम एबल, आइबल की बात करें, ये क्या है? ये सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस के उल्टे, ये वर्ड के बाद लगते हैं। सो रीड, अगर मैं रीड के बाद रीड एबल कर दूं, मतलब ये पढ़ा जा सकता है, इट इज रीडेबल। ये ब्रेकेबल है, इट कैन बी ब्रोकन, ये है सफिक्स एबल। लेकिन अगर मैं इसके पीछे एक प्रीफिक्स लगा दूं अन, तो ये हो जाएगा अन का मतलब नहीं, विच मींस अनब्रेकेबल, विच कैन नॉट बी ब्रोकन। ये ही इंग्लिश है, इटिमोलॉजी का खेल है इंग्लिश, लॉजिक का खेल है इंग्लिश। मैथ्स आपको लॉजिकल लगती होगी, इंग्लिश इज जस्ट एज लॉजिकल। देखिए अगर आप ये सब समझ सकते हो, कितना आसान बन जाता है CUET इंग्लिश, अनलाइक व्हाट यू हैव बीन टोल्ड सो फार।
अब भाई ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब विद अ preposition और एन एडवर्ब टू क्रिएट अ फ्रेज. सो ये फ्रेजल वर्ब्स भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का थोड़ा एक्सटेंशन ही आप मान सकते हो, क्योंकि ये ऐसे कॉम्बिनेशन को बना के सब कुछ चेंज ही कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कॉमन एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे वर्ड यूज कर लेते हो फ्रेजल वर्ब्स में? गिव अप, लुक आफ्टर, ये सारी चीजें आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. लेकिन गिव अप सुन के अगर आप वर्ड्स को अलग अलग करोगे, गिव अप हो सकता है किसी चीज को दे देना, या फिर हो सकता है टू अबैंडन समथिंग. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो इन फ्रेजल वर्ब्स. और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इनटू, आउट, ओवर, थ्रू, ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं आपको ऑलरेडी पता होंगे. अगर आप क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ चुके हो, यू ऑब्वियसली नो व्हाट दीज वर्ड्स मीन. CUET में जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो यूजुअली आपको दिए जाते हैं 99% केसेस में. तो आपका पूरा गेम होता है इन सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स में. जो ये सारे शब्द हैं इनको आपको गैस करना है या लॉजिक अप्लाई करके आपको सही आंसर पे आना है. While entering the showroom, Franz dash his old friend. अब यहां पे आना तो ran ही है, तो ran के बाद towards, into, with और through का ही तो गेम है जो हमें गैस करना है CUET में. देख लेते हैं. फ्रांस ने शोरूम एंटर किया है एंड while he is entering the showroom मतलब उसके दौरान he ran dash his old friend. रैन टूवर्ड्स, कोई शोरूम के अंदर जा रहा है तो वो एकदम अपने दोस्त के टूवर्ड्स भागने लग जाएगा. दिस कैन बी एलिमिनेटेड. रैन टूवर्ड्स का लिटरली मतलब होता है किसी के डायरेक्शन में भागना या किसी के पर्टिकुलर पोजीशन पे भागना. रैन इनटू, व्हाइल एंटरिंग द शोरूम फ्रांस रैन इनटू हिज ओल्ड फ्रेंड. रैन इनटू क्या होता है? रैन इनटू हो सकता है कि कोई चल रहा है और एकदम सडनली कोई किसी को मिल जाए. दैट्स व्हेन वी यूज रैन इनटू. डोंट कंफ्यूज इट विद रनिंग समथिंग इनटू समथिंग. दैट्स कंप्लीटली समथिंग सेपरेट. तो टू हो सकता है. 3 रैन विद, अगर वो अपने दोस्त के साथ जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रन क्लब में जा रहा है, यूहू फिटनेस मे भी हो सकता है. बट वाई वुड समबडी डू दैट वाइल एंटरिंग अ शोरूम? वाई वुडंट दे डू दैट आउटसाइड? नंबर 4 रैन थ्रू मीन समथिंग एल्स इंटायरली. तो रैन टुवर्ड्स मीन समथिंग इंटायरली, रैन थ्रू मीन समथिंग इंटायरली, रैन विद मीन समथिंग इंटायरली. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नंबर 2, रैन इनटू. हाउ सिंपल वाज दैट? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए भी वर्ड ब्रेकिंग जो मैंने आपको सिखाई है वो आपको काम आने वाली है, और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट वर्ड्स की नॉलेज आपको आनी चाहिए. उसके लिए आप ग्रांड गाइड CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हो भाई रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस उधर से कर लेना. मेलेवोलेंट, अगर हमें पता है कि मेले इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव रूट वर्ड विच इट इज, अगर हमें ऑप्शन मिल गया है बेनेवोलेंट, मुझे वोलेंट का मतलब भी नहीं पता. फॉर एग्जांपल मुझे इतना पता है कि बेने इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वर्ड, मेले इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वर्ड. इन ऑल लाइकलीहुड दे आर सिनोनिम्स एंड इन ऑल लाइकलीहुड दे आर एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर. तो ये इतना आसान हो जाता है गेस करना कि मेलेवोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट और बेनेवोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा malevolent because it works that way. That is it, my dear champions. Synonyms क्या होते हैं? Words that are similar to a particular word. तो for example, good का synonym हो सकता है nice. Synonyms guess करना is pretty easy, लेकिन obviously एक basic level of root words की knowledge आपको हर किसी tough vocabulary question के लिए आनी चाहिए, तो don't skip out on that. One word substitutions क्या होते हैं? Hidden vocabulary questions जिनमें आपको एक sentence दे दिया जाता है which is basically the meaning of a word. और यूजुअली जो मैंने देखा है CUET में, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेस बिकॉज जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं वो बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल अ डिपॉजिटरी, मतलब जहां चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, वेयर स्टेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड. बट प्रेजर्वेशन तो आप म्यूजियम में भी देखते हो, लाइब्रेरी में भी देखते हो, एम्पोरियम में भी देखते हो, आर्काइव में भी देखते हो. ये सारी डिपॉजिटरी हैं जहां पे चीजें प्रिजर्व होती हैं. लेकिन यहां पे पूरा खेल है स्पेसिफिसिटी का. रिमेंबर दिस माय डियर चैंपियन, CUET इज नॉट ओनली अबाउट पिकिंग द राइट answer, it's also about picking the most relevant answer. How do we test the relevance? जहां पे state documents and records मतलब pertaining to a country, pertaining to a government. म्यूजियम में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन मोस्टली आर्टिफैक्ट्स होते हैं even if they are related to states. तो यहां पे ये आंसर नहीं हो सकता. लाइब्रेरी में ये चीजें प्रिजर्व नहीं होती, इट्स फॉर द जनरल पब्लिक. एम्पोरियम में भी ये नहीं होता, ये होता है किसमें? आर्काइव में होता है. द ऑप्शन इज आर्काइव, द करेक्ट ऑप्शन. देखिए लॉजिक से ही सॉल्व हो गया है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए
लिए थोड़ी ट्रिक्स बता देता हूं। क्वेश्चंस आपको पैसेज से या पोम से पहले पढ़ने हैं। जब आप पढ़ रहे हो एक पर्टिकुलर पैसेज या पोम को, एकदम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप दिमाग में अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जस्ट मेक अ मेंटल नोट ऑफ दैट, या फिर जो आपको सीयूईटी में शीट मिलेगी अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप उसमें थोड़ा सा लिख सकते हो। जस्ट समराइज द पैसेज सो दैट यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली रिटर्न टू द पैसेज। उसमें काफी टाइम चला जाता है, बट ऑब्वियसली फॉर सम क्वेश्चंस यू विल नीड टू डू दैट। पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस देख के पढ़ने के बाद एक बार अपने आप से पूछ लो, ये टोन क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज या पोम की। टोन कैसे पता चलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश करो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और फिर थोड़ा स्पेसिफिकली जाइए। लेकिन हम इसे जानेंगे कैसे? हमें सिर्फ एडजेक्टिव्स देखने हैं जो यूज किए गए हैं एक पर्टिकुलर पैसेज या पोम में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पैसेज में बोल रहा हूं द पिज्जा इज डिलिशियस, आई थॉरली एंजॉयड इट, इट इज वेरी चीजी, इट हैज ग्रेट सॉसेस, तो इसमें जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं द वर्ड्स आई एम यूजिंग लाइक ग्रेट, चीजी, नाइस, ऑब्वियसली माय टोन इज पॉजिटिव, ऑलराइट। बट देन पॉजिटिव मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, हाउ पॉजिटिव इज इट? It's extremely positive. What is extremely positive about this? That I'm appreciating the pizza served to me, so the tone is appreciative. That is how you get to the answer of a tone. Focus on the central idea or theme. Usually जो central theme है, for example environment, AI, infrastructural development, ये जो larger themes होती हैं, इसी से related आपको questions मिलेंगे। तो central idea पे focus रखना है। इधर उधर जो extra sentences होते हैं irrelevant, उससे usually आपको questions नहीं दिखते। अगर आपको सीयूईटी में मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट इज XYZ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज XYZ, यूजुअली वो लिटरल होता है, नॉट ऑलवेज, बट दिस कैन हेल्प यू इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू कांट गेट टू द राइट आंसर। प्रैक्टिस फॉर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वेयर यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, वेयर यू हैव टू गेज द मीनिंग फ्रॉम लिमिटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, यू कैन से आई एम सैड, और यू कैन सिट बाय द विंडो एंड लुक आउटसाइड एंड देन फोकस ऑन द रेन एंड प्ले सम सैड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। It means the same thing. You are sad in both cases, but somebody will have to decode that information. तो ये inference होती है, where you look at information and you draw conclusions from the data you're given. इसकी आपको practice करनी है. Always remember, छुपे हुए meanings आपको reading comprehension CUET में बहुत मिलेंगे. Vocabulary questions भी इधर आ जाते हैं. Usually आपको para 3 में एक word दे दिया जाएगा जो आपको replace करना पड़ेगा options में से. Remember करना, एक adjective से ही replace होता है, noun से ही replace होता है, pronoun से ही replace होता है, verb से रिप्लेस होता है, adverb से रिप्लेस होता है, so on and so forth. For example, if you have to replace the word nice with another word, then nice cannot be replaced with a noun that is George, ठीक है, जो एक नाम होता है, तो ये आपको याद रखना है. Analogies क्या होती हैं? Analogy questions बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इसको सुनने के बाद नहीं लगेंगे. Analogies में होता क्या है भाई? दो शब्द दे दिए जाते हैं, बीच में एक सेमीकोलन होता है. इसमें क्या करना होता है? दो शब्द दिए जाते हैं सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन, और आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी होती है. Easier said than done. यहाँ पे आप देख रहे हो generosity is to selfishness. यहाँ पे जो सेमीकोलन होता है ना, हम इसको is to बोलते हैं इस केस में. Generosity is to selfishness. What is to what. So जो options हैं उसमें you have to pick the option जो same relationship imbibe करते हैं या hint करते हैं. For example, generosity is to selfishness में अगर हम देखें तो relationship is that of an antonym. हाँ guys, ये hidden vocabulary questions भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको synonyms और antonyms के pairs मिल जाते हैं. Generosity मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा एक गिवर होता है. सेल्फिशनेस इज अ क्वालिटी, अ ट्रेट विच इज वेरी एंटाइथेटिकल टू जेनरोसिटी. दे यूजुअली डू नॉट कोएग्जिस्ट, सो दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर. यहां पे ब्रेव, करेज, जिसके पास करेज है वो ही ब्रेव होगा. एक्सेप्ट इज टू रिफ्यूज, ओके दे आर ऑपोजिट्स, मे बी दिस कैन बी द आंसर. रैपिड इज टू फास्ट, दोनों का एक ही मतलब है. ये सिनोनिम्स हैं, यहां पे एंटोनिम्स मिल रहे हैं. ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ये भी सिनोनिम्स हैं. ऑप्शन 2 ऑब्वियसली इज द करेक्ट आंसर. आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बियॉन्ड भी ऑब्वियसली एनालॉजी क्वेश्चंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, अ फुटबॉल इज टू फुटबॉल. इसका क्या मतलब है भाई? द गेम ऑफ फुटबॉल में द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द स्पोर्ट इज प्लेड इज ऑब्वियसली अ फुटबॉल. तो इसका आंसर हो सकता है टेबल टेनिस रैकेट या फिर टेबल टेनिस पिंग पोंग बॉल. ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको हो सकती हैं. तो लॉजिकली भी एक ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. दे मे और मे नॉट बी लिमिटेड टू सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस. ये चीज आपको याद रखनी है. ग्रामर में यूजुअली अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल अबाउट टेंसेस. टेंसेस ठीक करने होते हैं. आर्टिकल्स ए एंड द ये ठीक करना होता
होता है, या फिर प्रोनाउन की यूसेज ठीक करनी होती है, एडजेक्टिव की यूसेज ठीक करनी होती है, या फिर आपको प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस को ही ठीक करना होता है। यूजुअली आपको ग्रामर के आउटराइट क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको इनकरेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या फिर आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इधर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मार्केट, द ओल्ड मैन सर्च्ड फॉर हिज वॉलेट एंड आस्क्ड सेवरल पीपल फॉर हेल्प बट फाउंड नो यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये है टेंसेस का खेल। वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मार्केट, वो चल रहा है, द ओल्ड मैन सर्च्ड फॉर हिज वॉलेट, ऑब्वियसली पास्ट टेंस यूज हो रहा है। आस्क्ड सेवरल पीपल फॉर हेल्प, पास्ट टेंस, बट फाइंड नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, फाइंड्स होता बट उसके लिए सारी चीजें प्रेजेंट में होनी चाहिए थी, यहां पे पास्ट होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए, यहां पे ऑब्वियसली फाइंड है, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर हियर इज गोना बी डी। क्वेश्चन टैग की जल्दी से बात कर लेते हैं। भाई वो बर्गर बढ़िया था, है ना? तो ये जो एंड में है ना, टैग है, ये क्वेश्चन टैग ही है, जो टैग एक क्वेश्चन के बाद लग जाता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, लेकिन ऑब्वियसली आप ये अभी देख रहे हो तो मैं आपको हर एक रूल नहीं बताऊंगा, बाद में अगर आपको टाइम मिले आप देख लेना। लेकिन बेसिकली एक ऐसा रूल बता देता हूं, ऐसी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, 90% सीयूईटी क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन टैग में आपको देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव साउंड कर रहा है या फिर वो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन दे रहा है, नहीं। नेगेटिव सेंटेंस का होता है जहां पे नॉट शब्द यूज होता है, जो डिस्क्वालीफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल डिड नॉट डिस्क्वालीफाइज डिड, सो इट बिकम्स नेगेटिव, या फिर वर्ड्स लाइक रेयरली, ठीक है, ये होता है, ये आपको समझना होता है। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम डैश। यूजुअली आप देखोगे फर्स्ट पार्ट वेरिएशंस ही होते हैं, लेकिन यहां पे wasn't, hasn't, did और did not के वेरिएशंस हैं। पहले अपने आप से पूछो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है, ये पॉजिटिव है। डिडंट ही, इज दिस नेगेटिव? इट इज। डिड ही, इज दिस नेगेटिव? इट इज नॉट। wasn't ही, इज दिस नेगेटिव? यस इट इज। hasn't ही, इज इट? यस इट इज। तो 2 को आपको क्रॉस आउट कर देना है, ये हो ही नहीं सकता। नाउ यू हैव टू पिक बिटवीन 1, 3 एंड 4। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, hasn't ही, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, hasn't ही, ये सही होता, ये गलत है। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, wasn't ही, मेक्स नो सेंस। wasn't ही वुड बी ही was there, wasn't ही, तो इसके लिए was की प्रेजेंस होनी चाहिए, मेक्स नो सेंस। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, didn't ही इज देयर फॉर द करेक्ट आंसर। और आपने इस लेक्चर के जरिए से ऑलमोस्ट सारे के सारे मेजर पार्ट्स ऑफ द सीयूईटी इंग्लिश सिलेबस को कवर कर लिया है। हाई बटन दबा देना, लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस भी सीयूईटी में आ जाते हैं, वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने ट्राई करा है 45 मिनट्स में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है, चेक दैट एक्सक्लूसिव लेक्चर आउट इन द ग्रैंड एकेड सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फ्रॉम एक्सटेंसिव पीडीएफ्स, रूट वर्ड्स, पूरा का पूरा सीयूईटी इंग्लिश का सिलेबस डिटेल में 12 घंटे के अंदर हमने करा दिया है। बढ़िया बढ़िया मॉक्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है, आई हाईली रेकमेंड चेक इट आउट, या फिर आप अपने जूनियर्स को जरूर रेकमेंड करना। हमें पता है कि आप सीयूईटी को एस करने वाले हो। आई होप ये छोटे से लेक्चर ने आपको बहुत सारी मास्टरी दे दी है। हाइप करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे इंग्लिश के कोर्सेज चेकआउट करो सीयूईटी के, और कमेंट्स बताओ कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट्स में जरूर लिखना व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।